जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। ठीक है, चलिए। तो इसमें लिखना भाई पहले जो फर्स्ट टॉपिक है वो स्टेट ऑफ मैटर, फर्स्ट लिख लेना स्टेट ऑफ मैटर। तो हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं मैटर का। व्हाट इज द मैटर, किसकी बात करते हैं दोस्त? मैटर। ये आप 9 में पढ़े होंगे मैटर। जैसे आपने देखते हैं गांव में मैटर होता है, शहर में मैटर होता है, देश का मैटर होता है, विदेश का मैटर होता है, वैसे ही केमिस्ट्री का मैटर। और केमिस्ट्री में जो मैटर होता है ना, मैटर वो यही सीधी सी बात है भाई, मास के साथ साथ स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। मास साथ साथ में क्या होना चाहिए, उसमें स्पेस ऑक्युपाई करेगा, उसी को क्या बोलते हैं भाई? मैटर। अभी जो मैटर है वो देखो क्या क्या हो सकता है भाई। जो हमारा मैटर है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। लेकिन हमें जो फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं वो सिर्फ 3 की नाम लेने हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे इसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, चलिए। तो पहले जो पॉइंट हम करते हैं भाई, इसमें डिफरेंस का पहला पॉइंट लेते हैं, वो पहले ये देख लेते हैं इनका। ये सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम पॉइंट लेके चलते हैं इसमें डिफरेंशिएट करने के लिए, वो हमारा पॉइंट होगा फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। देखो जो सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड उसमें वेरी हाई होता है, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। अब जो लिक्विड होगा उसमें लोअर होता है, लोअर देन सॉलिड। और जो गैस होता है बहुत ही वीक होता है, या उसी को नेग्लेक्जिबल बोलते हैं, नेग्लेक्जिबल। ठीक है, इतना वीक होता है उसे क्या बोलते हैं दोस्त? नेग्लेक्जिबल बोलते हैं। अब देखो वेरी हाई है का क्या मतलब है, अब समझना। जैसे ये है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी जो है वो बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल। तो हमारे बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट, दैट इज सेल। अगर इस बिल्डिंग को देखा जाए, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो ब्रिक्स। सेम उसी प्रकार मेरे भाई ये जो सॉलिड स्टेट है या सॉलिड है, या जो स्टेट है, कोई भी स्टेट होगा, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो मैं देखो क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसमें आता है। ये दोनों रहने देना, लिखना मत इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम हो सकता, मॉलिक्यूल हो सकता, या फिर ये आयंस हो सकता। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटम बन सकता, मॉलिक्यूल्स हो सकता, या फिर आयंस हो सकता। अब देखो दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। सेकेंड पॉइंट है इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटर का मतलब हो गया बिटवीन, मॉलिक्यूलर मतलब हो गया दो मॉलिक्यूल्स। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इसी को बोलते हैं दोस्त इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस
अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है ना वो देखो बहुत पास पास होते हैं, क्योंकि अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसके कंपैरिजन में यहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक होता है। अब देखो थोड़ा कम हो गया तो कांस्टेंट पार्टिकल्स थोड़े दूर चले गए, यहां जब आओगे ये और दूर चले जाते हैं, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो और दूर चले जाते हैं, यानी यहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही वीक होता है। ठीक है, तो अब देखो कभी आपने देखा होगा फोर्स और डिस्टेंस में जो रिलेशन होता है वो, अब ये मत दिख रहा है कांस्टेंट पार्टिकल है ना, ये हमने आपको सिर्फ लिखा था इसलिए कि आप समझ जाओ है ना। अब देखो जो होता है ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो डिस्टेंस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा वहां डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो अब इंटरमॉलिक्यूलर यदि डिस्टेंस देखा जाए तो यहां पे वेरी लो होगा, वेरी ये कह सकते हो सर वेरी वेरी लो, वेरी वेरी लो मतलब बहुत ही नजदीक होंगे। अब ये इसको वेरी कर लो, ये हाई हो जाएगा, इसमें बहुत ज्यादा डिस्टेंस है ना, इसको सिर्फ लो कर लो, एक तरीके से भी समझने का हो गया। उसके बाद एक टर्म आता है शेप, किसकी बात आती है भाई, शेप। जो सॉलिड होता है ना उसका शेप फिक्स होता है, सॉलिड का शेप फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स नहीं होता, नॉट फिक्स। गैस का शेप नॉट फिक्स, जिस गैस में रखोगे वैसे ही हो जाता है। लिक्विड को अगर ग्लास में रखोगे तो ग्लास का शेप हो जाएगा, उसको अगर किसी बड़े बर्तन में रखोगे तो उसके शेप में आ जाएगा। ऐसे ही अगर आप फेंक दीजिए तो फैल जाता है ना, तो उसका शेप फिक्स नहीं होता। सेकेंड कंडीशन लेते हैं वॉल्यूम का, किसका मेरे भाई, तो सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का फिक्स होता है, गैस का वॉल्यूम नॉट फिक्स, गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। देखो लिक्विड 1 लीटर हो तो चाहे आप ग्लास में रखो, बाल्टी में रखो, मग में रखो या कहीं भी रखोगे वो फिक्स होगा, 1 लीटर ही होगा। लेकिन जो गैस का वॉल्यूम होता है ना वो डिपेंड करता है कि किस कंटेनर में आप रख रहे हो, जिसमें रखोगे उसी का शेप वो बना लेता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मोशंस का, इसमें किसकी बात करते हैं, रिलेटिव मोशंस का। मान थोड़ा देखें तो इसमें रिलेटिव मोशन यानी मोशन में क्या रिलेशन होता है। देखो ये मॉलिक्यूल बहुत ही पास पास है ना, यहाँ पे पार्टिकल जो पार्टिकल है बहुत पास पास है, या मोशन बहुत नहीं होता, बहुत कम मोशन होता है, या उसी कह सकते सर यहाँ पे मोशन नहीं होगा, वाइब्रेशंस होता है, ओनली वाइब्रेशन। क्यों वाइब्रेशन, क्योंकि पार्टिकल पास पास हैं इसलिए। अब इसके कंपेरिजन में हायर होगा, थोड़ा हायर वाइब्रेशन ज्यादा होगा है ना। इसमें रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन मतलब जिसका जिधर मूड करेगा उधर घूमने लगेगा, गैस में कोई फिक्स नहीं होता है। नोट करो भाई, इतनी बात है ना, नोट करो दोस्तों। तो कैसे भरना इसमें मेरे भाई, इंक है, मुझे लगा इंक नहीं है, इंक है। चलो तो ये हो गया भाई थोड़ा सॉलिड का क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशंस। अच्छा थोड़ा देखोगे इसमें और देखा जाए क्लासिफिकेशन सॉलिड का, है ना। तो जैसे यहाँ पे देखो एक और होता है, एक टर्म होता है डिफ्यूजन। तो सबसे अधिक डिफ्यूजन गैस में होगा, उससे कम लिक्विड में होता है, सबसे कम डिफ्यूजन सॉलिड में होता है, ठीक है। एक टर्म होता है काइनेटिक एनर्जी। सबसे अधिक जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो गैस की होती है, उससे कम लिक्विड की और उससे कम सॉलिड की, ठीक है। तो हमें अभी इसमें से जो आगे स्टडी करना वो ओनली सॉलिड। अब यहां से हमने जो पढ़ा तो उसमें हमने क्या पढ़ा मेरे भाई अभी तक, तो वॉल्यूम से फिक्स होगा किसका, सॉलिड का। अब हम लोग चलेंगे सॉलिड में, लिखना आप टाइप ऑफ सॉलिड। टाइप ऑफ सॉलिड, है ना। तो इसमें लिखिएगा सॉलिड में कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। किस बेसिस पे भाई, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, अरेंजमेंट के बेसिस पे, बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। सॉलिड के बेसिस पे, सॉरी अरेंजमेंट के बेसिस पे सॉलिड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट जो आपका वो दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकेंड पार्ट जो वो एमार्फस सॉलिड। अब देखो मेरे भाई, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसी को दूसरा नाम होता है ट्रू सॉलिड, और इसको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, स्यूडो सॉलिड, है ना। एक हो गया आपका ट्रू सॉलिड और सेकेंड हो गया आपका स्यूडो सॉलिड, है ना। अब इसी में टर्म और भी आएगा, वो हम लास्ट बताएंगे, सुपर कूल्ड लिक्विड, है ना। चलो देखो, ये जो क्रिस्टल सॉलिड है ना, क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल सॉलिड, और ये एमार्फस या स्यूडो सॉलिड। अब इन दोनों में डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आप समझिए। ट्रू सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड और स्यूडो सॉलिड। स्यूडो मतलब होता है झूठा, एमार्फस मतलब होता है जिसका स्ट्रक्चर सही ना हो, जिसका स्ट्रक्चर एग्जैक्ट हमें पता ना हो, उसे बोलते हैं एमार्फस। बायोलॉजी में पढ़ते हो मार्फोलॉजी, उसमें ही आप पढ़ते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और यहां पर लगा एमार्फस, यानी यहां पे स्ट्रक्चर नहीं होगा सही। जो भी आप कहोगे यहां पे वो सही नहीं मिलेगा, जो सही मिलेगा वो क्रिस्टलाइन बोला जाएगा या ट्रू सॉलिड बोलते हैं उसको। अब क्या सही है वो देखो, पहला पॉइंट ध्यान लेके चलेंगे, अरेंजमेंट। दोनों में हमारा पहला पॉइंट क्या है दोस्त, अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब होता है रख रखाव, कैसे रखते हैं इसको। ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा वो वेल अरेंजमेंट होता है, वेल अरेंजमेंट होता है, इसका अच्छा अरेंजमेंट होता है, जबकि एमार्फस का रैंडम अरेंजमेंट होता है, इसमें रैंडम अरेंजमेंट होगा। अब मीनिंग को समझो आप, जैसे मेरे भाई आपने अगर एग्जाम दिया होगा, मान लो बोर्ड का एग्जाम दिए होंगे, या तो आपने अगर नीट का, जेई का या कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर आपने एग्जाम दिया होगा, तो देखो वहां पर वेल अरेंजमेंट क्या होता है। अगर ये आप हो, ये कोई नेक्स्ट स्टूडेंट है, अब उसके बाद जो भी स्टूडेंट होगा वो डिस्टेंस फिक्स होगी कि वो इतने डिफरेंस में होना चाहिए, जो डिस्टेंस पहले दूसरे में है उतना नेक्स्ट में होना चाहिए, उसके नेक्स्ट में उतना ही डिस्टेंस होना चाहिए।
फिक्स नहीं होगा इस तरह से, समझ रहे हो? ऐसे फिक्स नहीं होगा, जबकि यहां आप देखोगे तो फिक्स होगा। जो डिस्टेंस यहां मिलेगा वही डिस्टेंस यहां मिलेगा, और वही डिस्टेंस इसके ऊपर भी है, वही डिस्टेंस बिलो भी। तो यहां डिस्टेंस फिक्स है, यहां डिस्टेंस फिक्स नहीं है। इसी को बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। एग्जाम से पहले सिटिंग अरेंजमेंट किया जाता है, यानी यहां पर डिस्टेंस सबका फिक्स होगा, यहां पर नहीं फिक्स है। जो स्कूल में टेस्ट होते हैं मंथली वीकली, जो टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, वो इस टाइप का होता है। लेकिन जो एनुअल होता है, जो हाफ एनुअल एग्जाम होता है, वो इस टाइप का होता है। एनुअल एग्जाम में आपका सिटिंग फिक्स होता है, रोल नंबर फिक्स होता है, जबकि जो वीकली टेस्ट होता है उसमें फिक्स नहीं होता। तो उसी तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट है मेरे भाई, यहाँ पे सीक्वेंस होगा, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं होगा, यहाँ जो भी आएगा सीक्वेंस से आएगा, यहाँ कोई सीक्वेंस नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि यहां पे जो होगा ये लॉन्ग टर्म ऑर्डर होता है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑर्डर, और ये जाएगा शॉर्ट टर्म ऑर्डर। अब देखो इसका मीनिंग समझो। आपने बुर्ज खलीफा का नाम सुना होगा, जो हमारे यहाँ बगल में ही है इस समय प्रेजेंट टाइम में। हम ये जहां पे हैं यहाँ से 150 किलोमीटर पे है बुर्ज खलीफा, ठीक है। चलो, क्योंकि इसमें हम इंडिया में नहीं है, ठीक है, इसमें दुबई में हम, तो मुझे टाइम बच जाता है तो मैं पढ़ा लेता हूँ आपको, मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं भाई आपको टाइम दे देता हूँ, ठीक है। मैंने बोर्ड बनाया है और मुझे टाइम मिलता है, इसलिए मैं आपको टाइम थोड़ा दे देता हूँ, क्योंकि ये मेरा फैशन है, मैं अपने पैशन को छोड़ नहीं सकता, है ना। चलो, तो यहाँ लॉन्ग टर्म ऑर्डर को समझो कि इसमें क्या होता है कि अगर ये जो फिक्स अरेंजमेंट है तो एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे बिल्डिंग बनाते चले जाएंगे। इसमें कुछ फिक्स नहीं होता, इसमें कुछ ज्यादा कुछ करोगे बिल्डिंग गिर जाती है। क्योंकि यहाँ फिक्स होता है, ये लंबी ऊंची, इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ए और बी के बीच में बॉन्ड है ना, यहाँ जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड ए और बी के बीच में, यह फिक्स नहीं है, कहीं देखो ए बी है, कहीं देखो ए है ना। तो यहाँ जो बॉन्ड होगा वो फिक्स नहीं होगा, कहीं पे मतलब ए बी के बीच में हो सकता है, कहीं कहीं ए के बीच में मिल जाएगा, कहीं बी के बीच में मिल जाएगा, तो यहाँ फिक्स नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो जो भी बॉन्ड होगा वो सेम टाइप का होगा। सेम का मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में बॉन्ड होगा, यानी यहाँ जो भी बॉन्ड मिलेगा वो सेम टाइप ऑफ बॉन्ड, जबकि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड मिलेगा। एमार्फस में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड मिलेगा। बोलो भाई। अब देखो यहाँ पे ये जो वेल अरेंजमेंट है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, जबकि यहाँ पे फिक्स नहीं होता। तो फिक्स को यहाँ बोलते हैं शार्प, क्या बोलते हैं? शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और यहां की जब बात करो तो रेंज होगा, रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पे शार्प का मतलब था फिक्स, एग्जैक्ट, जबकि उसमें रेंज में चलता है। और कुछ देखो डिफरेंस जो हम थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है। चलो, अब जब आप किसी नाइफ से कट करोगे ना, आपने पनीर देखा होगा, ये जब कट होगा ना यहाँ पे, ये शार्प कटेगा एकदम एग्जैक्ट, उसको बोलते हैं शार्प एज। जबकि यहां जब कट करोगे ये नॉन शार्प, ये खुरदरापन हो जाएगा इसमें, इसको बोलते हैं नॉन शार्प एज। यानी ये स्मूथ कटेगा, इसमें रफ होगा, खुदरा होगा, समझ रहे हो आप? जैसे मान लो हमको पनीर दे दिया कट करने के लिए इसमें, और कहीं प्लास्टिक दे दिया इसमें कट करने के लिए। जब प्लास्टिक को आप कट करोगे मेरे भाई तो बराबर नहीं कटती है, ठीक है। और देखो थोड़े और देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है वो ये होता है, ये एन आइसोट्रॉपिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक। ये आपका आइसोट्रॉफी होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक का, आइसोट्रॉपिक और एन आइसोट्रॉपिक। ये देखो थोड़ा देख ले भाई अच्छे से आप लोग, एक हमारा आइसोट्रॉपिक होता है और दूसरा एन आइसोट्रॉपिक। देखो तुम थोड़ी सी
सी बातें समझो, मुझे लग रहा है नोट कर लिए होंगे। लॉन्ग रेंज ऑर्डर यही टाइप का होगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब देखो थोड़ा समझो, समझना मेरे भाई। पहले आप देखो आइसोट्रॉपी का मतलब यहां समझ लो। देखो मेरा कितना अच्छा नेचुरल साउंड होता है, आप विश्वास ही नहीं मानोगे। मुझे लगता है इंडिया में शायद ये ना मिले साउंड सुनने के लिए, है ना। चलो तो ये देखो मेरे भाई, ये हो गया आइसो और ये हो गया ट्रॉफी। आइसो मींस होता है सेम, ट्रॉफी मींस होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे शाइनिंग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। तो अब ये लिखा सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। जो एमार्फस सॉलिड है वो आइसोट्रॉफी होता है। एमार्फस वाला क्या होता है? आइसोट्रॉफी। इसका मतलब क्या होता है? सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एट एनी डायरेक्शन। एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से आप देखिएगा तो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगा। और यहां पे क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे आप मान लो कि यहां से अगर आपने देखा ऐसे तो सब एक प्रकार का मिला, आपने कहा नहीं रुको हम यहां से देखते हैं, सब बी प्रकार का मिला। उधर वाला भाई कह रहे नहीं रुको हम यहां से देखेंगे, देखो बी ए टाइप का मिला। जैसे आपने देखा होगा इस समय जो है वो लोग जो सेल्फी लेते हैं ना, सेल्फी वो इस टाइप से लेते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से। अब पहले इस टाइप का सेल्फी होता था, जब कोई फोटो खिंचवाने जाता था ऐसे आराम से ऐसे खड़े हो जाते थे, वो सामने कैमरा वाला आते थे और एक फोटो खींच देते थे आप। लेकिन आप जब इधर आओगे ऐसे ऐसे, ठीक है, अलग अलग पोज करके। तो ये जो अलग अलग हो रहा है ना, यानी या डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। हम हंस रहे क्यों? सनलाइट आ रही है, वो सीधे मेरे रूम के पास आ रही है ना। ये जो मेरा स्टडी रूम है इसमें भी आ रही सनलाइट, वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे, है ना। चलो देखो, क्योंकि मेरा जो रूम है ना थोड़ा सा वो एयर कंडीशनर टाइप से है, बस नेचुरल जो भी होगा हमें थोड़ा सा मतलब फील होता है। ऐसा नहीं कि सब बंद है, पैकेट है, कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। चलो देखो, तो मेरे भाई यहाँ पे देखो कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे सेम होगा, किसी भी डायरेक्शन से देखोगे यहाँ सेम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी। इधर से अगर देखोगे तो ए प्रकार का मिलेगा, इधर देखोगे तो बी प्रकार का मिलेगा, ऐसे देखोगे तो ए बी प्रकार का मिलेगा, चाहे बी ए प्रकार का मिलेगा। तो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग प्रॉपर्टी मिल रही है ना। तो यहां कहेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी along different direction, along different directions। यानी यहां पर डिफरेंट डायरेक्शंस में क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगा और यहां पे सेम मिलेगा डिफरेंट डायरेक्शंस में। नोट करो मेरे भाई जल्दी से थोड़ा तो। हाँ, एक बात याद रखना इसमें, एग्जाम्पल किसकी बात करते हैं? एग्जाम्पल का। सिर्फ एग्जाम्पल इसका याद रखो, ग्लास, प्लास्टिक, पॉलीमर। पॉलीमर यानी जो भी आपको प्लास्टिक की तरह लगेगा वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। एक और लिखना नोट करके, सुपर पुल्ड लिक्विड, वो भी इसमें आता है, सुपर पुल्ड लिक्विड। अब देखो ये कौन सा सॉलिड है भाई? इसमें ये कहते हैं सर इसमें जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड वो मोमेंट होता है, उसमें मोमेंट होगा और वो धीरे धीरे मोमेंट होकर के सॉलिड बनता है। जो स्फेरिकल बिल्डिंग होती है या जो ट्रेन में आपने देखा होगा विंडो लगा होता है, उस विंडो में मोमेंट होता है, लिक्विफिकेशन होता है। मतलब वहां पे जो सॉलिड की विंडो बनी होती है कांच की, वो लिक्विड की तरह मूवमेंट होता है और स्लो मूवमेंट होता है। 10 साल 20 साल बाद दिखता है कि अब थोड़ा सा जो विंडो ऊपर थिन हो गया है और बेस पे थिक हो गया है। वो आज और कल 2 दिन में नहीं दिखेगा, बहुत सालों बाद देखा जाता है कि थोड़ा चेंज हो जाता है, ऊपर थिन हो जाता है और बेस पे थिक हो जाता है। इस टाइप के फिनोमेना को बोलते हैं सुपर पुल्ड लिक्विड, ठीक है। चलो
अब देखो मेरे भाई, हम लोग यहाँ से क्या होगा कि हमारा चैप्टर फिर थोड़ा आगे निकलेगा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो फिर इसमें से क्या पढ़ेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन छूट जाएगा? एमार्फस। एमार्फस यहीं तक है। अब इसके बाद हम आगे जो कंटिन्यू करेंगे वो क्रिस्टलाइन को। देखो हमने स्टार्ट कहाँ से किया? सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस। फिर वहां से हमारा कौन छूट गया? लिक्विड और गैस को किसको पकड़े हमने? सॉलिड को। फिर कितने पार्ट मिला? 2। फिर कौन छूट गया? एमार्फस। किसको आगे लेके चलेंगे? क्रिस्टलाइन को। ठीक है, किसको भैया? क्रिस्टलाइन। नेक्स्ट लिखिएगा क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स या बॉन्ड। क्लासिफिकेशंस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। अब क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं किसके बेसिस पे भैया? बॉन्ड के बेसिस पे। किस बेसिस पे दोस्त? बॉन्ड के बेसिस पे। तो बॉन्ड के बेसिस पे देखो क्या है हमारे पास? आयनिक सॉलिड। लिखो लिखो फटाफट लिखो भाई। कोवैलेंट सॉलिड, इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क सॉलिड। तो लिखो भाई मेटेलिक सॉलिड। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो पहला हमारा कौन सा है दोस्त? आयनिक सॉलिड। दूसरा कौन सा है? कोवैलेंट, या उसी को क्या बोलते हैं भाई? नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, चलो अब देखो पहले तो ये देखते सर यहाँ पे जो कांस्टेंट पार्टिकल होगा उनके बीच में कैसा फोर्स लगेगा, कैसा बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट सॉलिड में कोवैलेंट बॉन्ड होगा, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होगा, मॉलिक्यूलर में वंडर वाल फोर्स होगा। वंडर वाल फोर्स। देखो वंडर वाल फोर्स होता है, बॉन्ड नहीं होता है। वंडर वाल फोर्स होता है, बॉन्ड नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि इसे बॉन्ड नहीं बनता है, फोर्स लगता है, वीक फोर्स होता है, दूर दूर के मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट करता है। अब थोड़े पहले एग्जांपल देख लो, है ना, कि आयनिक सॉलिड जब भी होगा वो आयंस के पीछे बनेगा, और जब आयंस बनेगा एक कैटायन होगा और दूसरा एनायन होगा। जैसे KCl, NaCl, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस टाइप का एक कैटायन मिलेगा तो दूसरा एनायन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलो इसमें देख लो एग्जांपल, जो कोवैलेंट होता है उसी का दूसरा नाम क्या हमने बोला? नेटवर्क सॉलिड। अब देखो जो कोवैलेंट बॉन्ड बताओ किसमें बनेगा? आपने ये नाम सुना होगा मेरे भाई, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फुलरेंस, बकमिस्टर फुलरेंस, ये सब किसमें आएंगे? कोवैलेंट सॉलिड में। यहां मेटल का नाम ले लो, आयरन, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। इधर आ जाओ भाई, इसमें मॉलिक्यूल ले लो, H2, CO2, H2O, ये मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहां देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक सॉलिड होता है ना, आयनिक सॉलिड, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहां होता है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। यहां भी हाई होता है, इसमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। इसमें लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, नोट करो फटाफट। तो
और भी बहुत से टॉपिक होते हैं इसमें, लेकिन हम बस उतना लेके चलते जितना अपने काम का हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो एग्जाम्पल होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम्पल है इसमें का, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो क्वार्ट्ज, सिलिका वो सब इसमें दिया रहता है, कहीं आप देखोगे कोवेलेंट में क्वार्ट्ज, सिलिका, है ना। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं भैया, हेडिंग डालना क्रिस्टल लैटिस। लिख लो भैया क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। अब देखो ये क्रिस्टल लैटिस है ना, वो ऐसे समझो आप, यदि एक का 10 बाय 10 का रूम हो और उसी तरह का 10 बाय 10 का बहुत सा रूम हो, 1 बाय 1 हर तरफ रूम हो, इधर जिधर हर तरफ रूम ही रूम हो, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाओ 10 बाय 10 का, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो 10 बाय 10 का, है ना, उसी क्या बोलते हैं भाई, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस लिख लेना। इट इज द, देखो इट इज द रेगुलर 3D 3D arrangement of 3D arrangement of एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस। अब देखो ये जो है ना एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, अब यहां पे लिखना ब्रैकेट में दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इसी बोलते हैं दोस्त कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो हमने लिखा था शुरू में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, सॉरी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इन सभी को हम क्या बोलते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अब समझना कि जैसे मान लो हमने ये बॉल लिया है, बॉल, ये बॉल है हमारे पास, ठीक है। अब ये जो बॉल है 1D में है, ये बॉल किस में है, 1D, ये बॉल किस में है भाई, 1 डायमेंशन में, 1D में, ठीक है। अब इस बॉल को हमें देखो क्या करना है कि ये आपका 1D में, किसमें है, 1 डायमेंशन में। अब हम इसको चेंज करेंगे 2D में, किसमें, 2D में। तो 2D में क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो बॉल है ना, ये जो बॉल आप बना रहे हो इस तरह से, थोड़ा साइज का टेंशन मत लेना। 2D का मतलब है इसको जैसे वैसे उठा करके इसके ऊपर ऐसे रख दीजिए। मान लो ये वाली है ऐसे है और ये वाली ये लाके इसके ऊपर ऐसे रख दो, तो देखो 2 हो गए ना, इसी को 2D बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त, 2D। और एक और लेयर लाके इसके जस्ट नीचे से लगा दो। मान लो हमने एक को लगा दिया इसे ऊपर से और एक लगा दिया इसके नीचे से, तो टोटल 3 लेयर हो गई ना, इसी को 3D बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भाई, 3D बोलते हैं। ये जो पूरा अरेंजमेंट है ना, ये पूरा 3D में 3 लेयर का अरेंजमेंट है, इसी को 3D अरेंजमेंट, इसे क्या बोलते हैं भाई, 3D अरेंजमेंट या क्रिस्टल लैटिस। 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बोलो भाई, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस। अब मान लेना अपने मन से, मैं इसे देखो बना दे रहा हूं, एक को मान लेना कि
कि एबव इसके है, ये डैश वाली को मान लेना बिलो है। और देखो हर पार्टिकल के सेंटर बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस, सॉरी लैटिस पॉइंट, जो सेंटर उसे क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट। और इसमें से जो ये एक है ना, ये एक को इसको बोलते हैं यूनिट सेल, यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस। देखो इसको बोलेंगे यूनिट सेल कौन हो गया, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। नोट करो भैया, इतना नोट करो भाई। जैसे ऐसे समझ लेना ना आप लोग, अगर माचिस का बॉक्स देखोगे कभी, तो माचिस के बॉक्स में क्या होता है कि बहुत सी माचिस होती है, तो बहुत से माचिस है उसको बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। उसको क्या बोलेंगे भाई, क्रिस्टल लैटिस। और उसमें से अब देखो समझना, जैसे मान लो माचिस का एक पूरा बड़ा सा बॉक्स है, उसमें 10 या कितनी माचिस होती है ना, तो जो एक बॉक्स है माचिस का उसको बोलते हैं यूनिट सेल, और पूरे बॉक्स को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। पूरे बॉक्स को बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, और एक माचिस को बोलते हैं उसमें यूनिट सेल। क्या बोलते हैं भाई, यूनिट सेल। तो हेडिंग लिखना आप लोग, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग ऑफ, हेडिंग डालो यूनिट सेल। हेडिंग क्या लिखो भाई, अब यूनिट सेल क्या है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। अब देखो भैया इसमें क्या होता है, अब देखो यार थोड़ा समझना मेरे भाई, हम आपको एक बड़ा सा क्यूब बनाते हैं, है ना। देखो बड़ा क्यूब कैसे बनाते हैं, मान लो एक आपने ऐसे लाइन ले लिया, फिर एक लाइन ऐसे ले ली, दिख रहा है उधर, ठीक, ऐसे इसको मिलाइए। देखो ये जो बना वो सिंगल क्यूब बना, और इधर ही बना देते हैं ताकि सबको दिखे। ये जो बना वो, ये जो हमने बनाया वो ये एक सिंगल क्यूब है ओनली। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इस पॉइंट को इससे मिलाओ, इस पॉइंट को इधर मिलाओ, एक लाइन ऐसे ले लो, अब देखो, अब थोड़ा बहुत फील हो रहा होगा कि साहब ये तो सिर्फ सिंगल क्यूब है ना, लेकिन ये देखो मेरे भाई थोड़ा लग रहा होगा, एक क्यूब ये हो गया और एक देखो उसके सामने लगा हुआ है। जैसे यहाँ कहीं देखो लगेगा दो क्यूब, देखो यहाँ देखो, ये दिखेगा एक, दूसरा ये दिखेगा, है ना। देखो ये जो पूरा है ना, ये सबको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इन सभी को मिला के बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और इसमें से एक मान लो हमने जो कॉमन ले लिया, वो ये कॉमन ले रहे इस वाले, एक क्यूब हमने बाहर निकाल दिया, अब ये हो जाएगा यूनिट सेल। और ये जो यूनिट सेल बार बार रिपीट करके क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट सेल, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट सेल। ये यूनिट सेल रिपीट करके बार बार
इसका फॉर्मेशन होगा, बोलो भाई। तो ये हो गया आपका क्रिस्टल लैटिस, और एक को हमने उसमें से बाहर निकाल दिया तो उसको बोलते हैं दोस्त यूनिट सेल। और इसमें जो पॉइंट है ना, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। इस पॉइंट को बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। नोट करो भैया एक बार, तो नोट करो भाई, नोट करो। नोट करो बाबू, है ना। चलो देखो, अब देखो मेरा इसमें क्या होगा, हेडिंग करना पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। देखो पैरामीटर का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी हम इस प्रिंसिपल को जब मेजरमेंट करेंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होगा, है ना। तो देखो जब हम ये क्यूब बनाते हैं, छोटा सा बना रहे हैं समझाने के लिए आपको। देखो तो इसमें कहते हैं कि मान लो ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, मान लो ये जेड एक्सिस है, मान लो अपने मन से यार ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया जेड एक्सिस। मान लेते ये जो हमारी लाइन है ना, ये इधर वाली इसको ए नाम दे दो, ऊपर वाली का बी नाम दे दो, इसका नाम दे दो सी। अब इधर देखो जो एंगल है इसका नाम दे दो अल्फा, ये दे दो बीटा, इधर दे दो गामा। ठीक है, अब हम इसी में स्टडी करेंगे, थोड़ा समझेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे देखो यदि ए बराबर बी बराबर सी, ये जो एंगल है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इसको बोलते हैं क्यूब। सर अगर ए बराबर बी बराबर सी है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, क्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्यूब। तो हमें जो पढ़ना है वो क्यूब के बारे में ही पढ़ना है ना। होती 14 क्रिस्टल लैटिस होती है, लेकिन हमको सबको नहीं पढ़ना है, सिर्फ उसमें से सिर्फ क्यूब को पढ़ना है, इस क्यूब को। इसमें एक तुम्हारा एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक वाई मान लो और एक जेड मान लो, है ना। अब इसमें देखो हमें क्यूब में क्या क्या मिलता है वो देखो। इस क्यूब में क्या क्या आपको मिलेगा, अब जो हम बोलेंगे महसूस करना, फील करना आप लोग कि अपने घर में आप बैठे हो। ठीक है, चलो तो देखो अब इस क्यूब में इसको बोलते हैं कॉर्नर, इसको बोलेंगे फेस, ये लाइन को बोलते हैं एज, बीच में जो होगा उसको बोलते हैं बॉडी, बीच में तो बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, जस्ट फेस ही मान लो, पहले बातें समझते हैं कि बॉडी क्या है। कॉर्नर किसे कहते हैं, जैसे दो एज, एक एज ये और एक मान लो इसे दो पॉइंट जहां मिलते हैं इसी के बीच के पॉइंट को कॉर्नर बोलते हैं। देखो ये एक मान लो एक्स एक्सिस, ये मान लो भाई जहां मिले इसी को कॉर्नर बोलते हैं। एक रूम में जो देखो इधर एक कॉर्नर दिखेगा, एक देखो इस साइड कॉर्नर होगा, ऐसे देखो उधर कॉर्नर होगा, ऐसे देखो उधर कॉर्नर मिलेगा, एक ये नीचे का कॉर्नर होगा, एक इस साइड का कॉर्नर होगा, एक यहाँ का कॉर्नर होगा और एक वहां का कॉर्नर होगा। और ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार बनी है, ये जो दीवार है इसको फेस बोलते हैं। ये जो व्हाइट बोर्ड लगा है ये फेस हो गया। तो एक व्हाइट हमारे सामने लगा है, एक मान लो इसके सामने हो गया, एक इधर हो गया, एक ऐसे देखेंगे, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया। तो फेस की बात करोगे तो फेस कितने मिलेंगे, 6
हेडिंग डालना स्टडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, हेडिंग डालना इसमें स्टडी ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। लेकिन अगर हम एक क्यूब ले लेते हैं तो हम इसमें ये देखेंगे पहले, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ एटम। अब देखो मेरे भाई, ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम का मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां कहां मिलेगा, कितने पॉइंट पे मिलता है, उसको बोलेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम। तो हमारे पास इसमें कितने हो जाएंगे, एक। सेकेंड आता है भाई कंट्रीब्यूशन, क्या था इसका, कंट्रीब्यूशन, कितना होता भाई 1/8। उसके बाद आएगा टोटल नंबर ऑफ फेस, चलो जब टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कर लोगे, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस, फेस कितना है 6, फेस का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ फेस 1/2। नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ एज 12, इसका कंट्रीब्यूशन 1/4। टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर 8। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना होगा, तो भी 1, ठीक है। अब समझ में आप थोड़ी बात कर सकते हैं। जब हम बात करेंगे इस तरह का होता है, अगर बात करें टोटल नंबर ऑफ फेस डायगोनल, फेस डायगोनल हो जाएगा 12, क्योंकि एक फेस में 2 डायगोनल होता है, तो 6 फेस पे 12। टोटल नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल 2 कॉर्नर मिला के एक डायगोनल होता है, इसमें बॉडी डायगोनल हो जाएगा 4। अब सब समझाते हैं भाई, ठीक है। नोट करो इतना पहले, नोट करो भाई, फटाफट नोट करो इतना जल्दी से। तो अब हेडिंग डालना इसमें टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। 3 टाइप का यूनिट सेल होता है भाई, एक को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा फेस सेंटर, जब फेस देखो, तीसरा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल में इसको क्या बोलते हैं, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, ये सबका सिंपल फॉर्म होता है। एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। जो एफसीसी है उसी कभी कभी सीसीपी भी बोलते हैं, जो एफसीसी है उसी को कभी कभी सीसीपी भी बोला जाएगा, है ना। चलो अब इसमें सेटिंग डाल लो, एससीसी, एससीसी। अब एससीसी में देखो क्या होता है भाई, देखो यहां पे वही फिर क्यूब बनाएंगे। देखो इसमें जितना बार क्यूब बनाओगे ना उतना ये अच्छा होगा। देखो ये हो गया एससीसी के लिए। अब एससीसी में क्या होता है, ये देखो एज इसको बोलते हैं, एज, और एज को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ठीक है। ये किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। और ये जो कॉर्नर है ना सेंटर एकदम, इसको बोलते हैं लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट।
होता ना इसमें, वो ऐसे होता, एक एच पे 2 एटम, तो ये होगा आर, ये होता है आर। यहां सिर्फ एटम जो भी मिलेगा वो सिर्फ कॉर्नर पे मिलता है, जो भी मिलेगा वो सिर्फ कॉर्नर पे एटम मिलता है, ठीक है, ऐसे मिलेगा, है ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है भैया, क्या क्या आपको इसमें सीखना होता है। एक तो होता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम, ये इसी को ब्रैकेट में कह लो लैटिस पॉइंट। इसमें लैटिस पॉइंट कितने होते हैं भाई, 8, यानी जो हमारा कांस्टेंट पार्टिकल है वो 8 जगह मिलेगा, 8 कॉर्नर पे मिलता है, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो चाहे 8 कॉर्नर बोलो या 8 लैटिस पॉइंट बोलो या 8 एटम बोलो। अब उसके बाद लिखेंगे इसमें कि कंट्रीब्यूशन कितना है कॉर्नर का, क्या लिखेंगे भाई, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, कंट्रीब्यूशन वो होता है 1/8। अब निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम, जिसको एन इफेक्टिव या जेड से लिखा जाता है। तो देखिए टोटल एटम है कितना, 8, कंट्रीब्यूशन 1/8, यानी कितना हो जाएगा ये 1। ये जो टोटल नंबर ऑफ एटम है एससीसी में वो कितना होगा 1, कितना होगा वो 1। उसका जो एन इफेक्टिव आएगा, एन इफेक्टिव वो कितना आएगा 1, क्योंकि 8 एक पॉइंट है, ये कंट्रीब्यूशन 1/8 है ना। नेक्स्ट लिखेंगे इसमें रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है यहाँ पे, एज लेंथ, आर क्या है रेडियस। देखो यहाँ पे आर ये टोटल डिस्टेंस ए, देखो ए बराबर 2r, r बराबर a/2, चाहे ए में देख लो तो 2 टाइम्स ऑफ रेडियस हो जाएगा, या रेडियस देख लो एज लेंथ का हाफ हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन, फटाफट नोट करो भाई। पैकिंग फ्रैक्शन यानी इसमें कितना स्पेस भरा हुआ है और कितना वैकेंट है, खाली है, उसको बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है। तो लिखो द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम, द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम occupied in unit cell, occupied in unit cell, मतलब हो गया पैकिंग फ्रैक्शन बराबर क्या होता है भाई, एटम टोटल वॉल्यूम कितना था एटम का और क्यूब का वॉल्यूम कितना है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चाहे टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब, चाहे क्यूब का हो चाहे यूनिट सेल का हो, बात एक ही है। अब देखो तो यहाँ पे बेसिक चीज याद रखना, 1 एटम का जो वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और जो क्यूब का वॉल्यूम होता है ना, क्यूब का या यूनिट सेल का, क्यूब या यूनिट सेल का, उसका होता है ए क्यूब, v बराबर ए क्यूब। अब देखो जब लिखेंगे हम पैकिंग फ्रैक्शंस, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी पहले हम ये देखेंगे कि एटम है कितना, क्या देखेंगे भाई, नंबर ऑफ एटम एन इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देख के बताओ आप इधर से कि एससीसी के लिए एन इफेक्टिव कितना है भाई, एन इफेक्टिव कितना है 1 into
क्यूब, यानी कितना हो जाएगा ये 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3a क्यूब। अब ए और देखो ऊपर आर है ना और नीचे ए है ना, तो हमको इन दोनों में चेंज करना होगा। या तो आर को करो ए के टर्म में, या फिर ए को करो आर के टर्म में। देखो यहां से क्या रिलेशन है कि ए बराबर 2r, तो हम लिख सकते हैं, दिख रहा है क्या, पैकिंग फ्रैक्शन बराबर पहले ये 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू, अब ए बराबर क्या है 2r का होल क्यूब, देखो 4 पाई आर क्यूब अपॉन 3 इंटू 2 8 आर क्यूब। देखो आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, 4 से 8 कट के 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 6, पाई बाई 6। अब देखो ये पाई बाई 6 आ गया ना, तो जो पैकिंग फ्रैक्शन है, पैकिंग फ्रैक्शन है, पाई की वैल्यू थी 3.14 अपॉन 6, ये देगा 0.52। अभी होता है पैकिंग इफिशियंसी, होता है पैकिंग फ्रैक्शन इनटू 100, यानी 0.52 इंटू जब 100 कर दोगे तो पैकिंग इफिशियंसी आ जाएगा 52%। यानी जो सिंपल क्यूबिक में 52% जो होता है वो स्पेस भरा होता है। और क्या कैसे बताओ, वाइड्स कितना है, खाली स्थान, वाइड्स VOIDS, ये होता है कि 100 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो यानी देंगे 100 माइनस 52, यानी वाइड कितना आ जाएगा 48%। नोट करो भाई फटाफट, तो फटाफट नोट करो भाई। चलिए आज नहीं रहने देते हैं, अब आगाज हो गया हमारा सॉलिड स्टेट का पहला चैप्टर, पहला लेक्चर स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। हम लोगों ने क्या पढ़ा मेरे भाई, तो पहला हम लोगों ने यही पढ़ा कि सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या है, उसमें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। सेकंड हमने देखा टाइप ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, दो प्रकार के मिले थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन में आपने देखा अक्सर वेल अरेंजमेंट होता है, एमॉर्फस में नॉट वेल अरेंजमेंट। क्रिस्टलाइन में फिक्स मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है हार्ड, और एमॉर्फस फिक्स नहीं होता। क्रिस्टलाइन में शार्प, उसमें शार्प नहीं होता, इसमें एग्जैक्ट कटता है, उसमें एग्जैक्ट नहीं कटता। ये स्मूथ होता है क्रिस्टलाइन, वो रफ होता है। फिर आपने देखा टाइप ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयनिक होगा तो आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट है तो कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक में मेटालिक बॉन्ड, वन डर वाल में वन डर वाल बॉन्ड। एग्जांपल देगा आपने आयनिक में सर आयंस होंगे यानी साल्ट होगा, जैसे KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl। कोवैलेंट होगा तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकलिस्टर, फुलरिंग्स। मेटालिक में आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। वंडर वाल में हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, ये सब हो जाएंगे। फिर आपने देखा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, तो बहुत से यूनिट सेल का समूह होता है 3D में, बहुत से यूनिट सेल का समूह होता है 3D में, उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। उसमें से एक को बाहर निकालते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं। अब वो यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन देखते हैं, पैरामीटर के अल्फा बीटा गामा ABC सब अगर इक्वल है, ABC बराबर इक्वल है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री है, उसको क्यूब बोल देते हैं। अब देखिए उस क्यूब में क्या क्या मिलेगा, तो कॉर्नर होता है, फेस होता है, एज होता है, बॉडी सेंटर होता है। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या, फेस का कंट्रीब्यूशन क्या, एज का कंट्रीब्यूशन क्या, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। उसका देखा कि टाइप ऑफ यूनिट सेल 3 प्रकार की, SCC, BCC, FCC। SCC में देखा कॉर्नर कहाँ होगा, एटम कहाँ होगा भाई, कॉर्नर पे। जब एटम कॉर्नर प्रेजेंट होगा, सिर्फ केवल कॉर्नर होगा, उसको SCC बोलते हैं। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8, कितने कार्बन कॉर्नर 8 इंटू 1/8 1 आ जाएगा। इसी बोलते हैं पैकिंग सॉरी इफिशियंसी, नंबर ऑफ एटम इफिशियंसी 1 आ गया। फिर आपने देख लिया उसका पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम अपन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो एटम का नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 इंटू एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब अपन ए क्यूब। ए और आर में रिश्ता क्या था, ए बराबर 2r, तो 4/3 पाई आर क्यूब और 2 2
2 8r क्यूब, r के साथ कट गया, 4 से 8 कट गया, 2 आ गया, पाई बाई 6, पाई की वैल्यू 3.14, 3.14 बाई 6, जब डिवाइड कर 0.52, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.52, जब इफिशिएंसी निकाल 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे